पेशेंट भी बनोगे, डॉक्टर भी बनोगे। मेन ज़्यादा पेशेंट बनोगे, डॉक्टर कम बनोगे। डॉक्टर बनोगे 5 साल बाद, 5 साल तक तो पेशेंट ही रहोगे। इसको लिख लेना आप लोग। सेकेंड ईयर से हमारे यहाँ तो हो जाता है, और एमबीबीएस में भी 3rd ईयर से। इंटर्नशिप तो हम लोगों की 6 महीने की आयुर्वेद की होती है, और 6 महीने की हम लोगों की इंटर्नशिप मॉडर्न की होती है। तो मतलब 6-6 महीने की दोनों होती है। वो तो कंप्लीट होने के बाद होता है, 4.5 साल का पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद होती है इंटर्नशिप। हम लोगों का मतलब प्रॉफ सिस्टम है कि 1.5 साल का एक प्रॉफ, 1.5 साल का सेकंड प्रॉफ, 1.5 साल का थर्ड प्रॉफ, इस टाइप का सिस्टम है हम लोगों का। मतलब ईयर सिस्टम नहीं है। ये इसका पीडीएफ मिल गया था क्या? वो मिल गई फोटोकॉपी इसकी? अभी तक नहीं दी उन्होंने। तो इसकी फोटोकॉपी, इसका पीडीएफ तुमने भी सेंड किया था किसी को? एक बार और बोलता हूँ मैं उनको। यहाँ पर ये लिखिए, एनसीईआरटी में लिखना होता है, एनसीईआरटी में लिख लो। इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इन विच वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मैनी जीन एंड इंटेंसिटी ऑफ द कैरेक्टर डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। यहाँ बोल रहा है कि एक जीन क्या करता है, मतलब बहुत सारे जीन एक ही कैरेक्टर को क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। आपने जब मैंने प्लियोट्रॉपी पढ़ाया था तो प्लियोट्रॉपी में क्या हो रहा था, एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर को कंप्लीट कर, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक कैरेक्टर बहुत सारे जीन के द्वारा, जैसे कोई आई है, किसी की आई है, आई का कलर है, तो वो क्या हो रहा है कि बहुत सारे जीन के द्वारा कंट्रोल्ड हो रहा है। किसी के आई का कलर एक जीन के द्वारा कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन दो या दो से ज्यादा जीन के द्वारा क्या हो रहा है, आई का कलर कंट्रोल हो रहा है। तो उसको क्या बोल दिया, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मतलब एक से ज्यादा जीन किसी एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करे। जैसे स्किन का कलर है, तो वो एक से ज्यादा जीन अगर कंट्रोल कर रहे हैं तो उसको पॉलीजेनिक कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कल प्लियोट्रॉपी पढ़ाया था तो उसमें क्या बताया था मैंने कि एक कैरेक्टर नहीं, एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। एक जीन क्या करता है, एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। प्लियोट्रॉपी का एग्जांपल क्या दिया था मैंने, स्टार्च और फिनाइल कीटोन्यूरिया और सिकल सेल एनीमिया, ये सारे क्या थे, उसके एग्जाम्पल थे।
तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में भी ऐसे ही पॉलीजेनिक फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द निल्सन एहले इन अ कर्नल कलर ऑफ वीट। वीट पर इन्होंने वो किया था, क्या बोलते हैं, रिसर्च की थी, और उन्होंने वीट के देखा कि निल्सन एहला सेड दैट द कर्नल कलर ऑफ वीट इज रेगुलेट बाय द 2 पेयर ऑफ जीन। जो कलर है किसका, वीट का, वो 2 पेयर जीन के 2 पेयर से कंट्रोल हो रहा है, मतलब एक कलर 2 पेयर से कंट्रोल हो रहा है, तो उसको क्या बोल दिया, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये लिख लिया। जैसे कैपिटल आर कैपिटल बी का क्रॉस कराया स्मॉल आर स्मॉल बी से, तो जो F1 जनरेशन आई, पहले ये था रेड कलर का, क्या था ये, रेड, और ये है वाइट, ठीक। तो कैपिटल आर कैपिटल बी स्मॉल बी, ये जो जनरेशन आई वो आई इंटरमीडिएट। क्या आई, इंटरमीडिएट। क्या इंटरमीडिएट आता है मेंडल के हिसाब से, मेंडल के हिसाब से इंटरमीडिएट आता है, नहीं आता, मेंडल के हिसाब से कभी भी इंटरमीडिएट नहीं आता। तो जब इसी की सेल्फिंग करवाई, क्या करवाई, सेल्फिंग, तो सेल्फिंग करवाने पे देखा कि F2 जनरेशन का जो रेशो था 1:4:6:4:4:1, ये इसका रेशो था। तो ये क्या थे, फुल रेड थे, क्या थे ये, पूरी तरीके से लाल थे, ठीक। अगले जो आए वो आए लाइट रेड। कैसे आए, लाइट रेड। जो ये 6 आए, ये आए इंटरमीडिएट रेड। क्या है ये, इंटरमीडिएट। और ये जो 4 आए वो वेरी लाइट थे। क्या, वीट पे, हाँ कर्नल पे, कलर पे, उसके वीट के कलर पे। और ये क्या था, वाइट। तो अब इसका यहां पे देखिए, तो एक क्या है, रेड है, और बाकी देखिए 4, 6 और 4 कितने हो गए ये, 14। तो एक तो रेड कितने हैं, एक, 14 क्या है, इंटरमीडिएट, 14 क्या है, इंटरमीडिएट, और वाइट कितने हैं, एक। तो इसका ये क्या है, फिनोटिपिक रेशियो, वाइट कितने हैं, एक। वो आई तुम्हारे उस पर समझाया था, बाकी यह वीट की बात है, मेन जो इसका एग्जाम्पल है वो वीट पर है, ठीक है। वो आई तो मैंने कल समझाया था तुम्हें लेके, हाँ, तो वीट के कलर की बात चल रही है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये रेड और वाइट कलर के 2 तरीके के आपने ग्रेन्स लिए है ना। तो फर्स्ट जो F1 जनरेशन थी वो आपने देखा कि इंटरमीडिएट आके निकली, क्या निकली, इंटरमीडिएट। जब आपने उसकी सेल्फिंग करवाई तो देखा कि एक तो रेड था, एक लाइट रेड था। अब ये कलर अलग अलग कलर आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक जीन इसको कंट्रोल नहीं कर रहा, एक से ज्यादा जीन कंट्रोल कर रहे, तभी वीट की वैरायटी अलग अलग आ रही है। जैसे क्या नाम था तुम्हारा, प्रिंस। प्रिंस की केस में कल बात करी थी अपन ने, सबको याद है कि प्रिंस के केस में कल बात की थी, तो प्रिंस की आंखों का कलर क्या था, रेड, और जो उसका एक अलील बना था वो कौन से कलर का था, वाइट। रेड और वाइट की बात की थी कल भी अपन ने। तो वो क्या बताया था मैंने, प्रिंस के केस में एक ही जीन पर था, क्या था, एक ही जीन पर। तो वो मैंने कल किसके केस में बोला था, मल्टीपल एलिलिज्म के केस में, ठीक है। लेकिन अगर प्रिंस के उसी केस की वापस बात की जाए, तो वही आई का कलर जो रेड था, उसका जो म्यूटेंट फॉर्म बना, क्या बना, वाइट। तो वो अलग अलग जीन अगर कंट्रोल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अलग अलग जीन, तो जो F1 जो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो होगा वो ऐसा होगा। किसके केस में, मतलब प्रिंस का एक बच्चा रेड आई वाला होगा, 4 बच्चे लाइट रेड आई वाले होंगे, 6 बच्चे इंटरमीडिएट रेड होंगे,
4 बच्चे वेरी लाइट होंगे और एक बच्चा वाइट होगा। इतना आया सबको समझ में? तो प्रिंस के कितने बच्चे पैदा हो गए? कितने बच्चे हो गए प्रिंस के? 16। 16 कितने बच्चे हो गए प्रिंस के? 16 बच्चे। बड़ा बढ़िया काम कर रहा है प्रिंस। ये लिखना हो तो लिख लो, नहीं लिखना समझने के लिए अगर लिखना हो तो लिख लो। लिखना, हाँ ये रेशो है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का, ये जीनोटिपिक रेशो है। जीनोटिपिक रेशो और ये है फिनोटिपिक रेशो। क्या? ये जीनोटिपिक है ये वाला और ये फिनोटिपिक। जब इसकी सेल्फिंग करवाओगे, अब यार वो पूरा वो बनाना पड़ेगा सेल्फिंग के लिए, तो वो तुम बना के मैंने सिखा दिया है कैसे बनाते हैं। अब वो अगर देखना हो वैसे बना के तो देख लेना, ठीक है। अब वो पूरा बनाने में बहुत टाइम चला जाएगा, पूरा जो पुनेट स्क्वायर बनाते हैं बस इसका, और वो जरूरत भी नहीं है। बस आप तो ये याद रख लेना, अगर कभी पूछ लिया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का रेशो पूछ लिया तो ठीक है, वरना एनसीईआरटी में, हाँ वही बोल रहा हूँ मैं कि एनसीईआरटी में भी नहीं है। अगर पूछ लिया कभी, एक आध क्वेश्चन कभी आ जाता है ना बाहर से, तो कभी याद रख लेना कि कभी पूछ लिया कि कैपिटल आर कैपिटल बी और स्मॉल आर का क्रॉस कराया तो ये इस टाइप का इंटरमीडिएट मिला, तो आप बताओ कि जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो क्या होगा। तो आपने अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला सेकंड लॉ पढ़ा है तो उसके हिसाब से आप जब करोगे तो रेशो आपको आना चाहिए। तो बस रेशो याद रख लेना कि बस इस आपको ये देखना है कि रेड और वाइट का क्रॉस करवाने पर अगर इंटरमीडिएट आ रहा है तो सीधा सा मान जाओ कि ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, और इसका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का वहां पर अगर वो पूछा है जीनोटाइप तो ये लिख देना, और फिनोटाइप पूछा है तो वो लिख देना, ठीक। अब अपन पढ़ते हैं पेडिग्री एनालिसिस। सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया था। म्यूटेशन जो है, म्यूटेशन, हाँ ये म्यूटेशन जो है ये मैं आपको बहुत ही अच्छे से नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा। आप बस अभी इस चैप्टर में म्यूटेशन के बारे में इतना याद रखो, क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर है वो जीन पूरा म्यूटेशन दिया उसमें। म्यूटेशन क्या बहुत सारे टाइप के होते हैं, पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, तो ये सारे म्यूटेशन के जो टाइप्स है वो नेक्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे, और इसमें आपको इतना दिया भी नहीं, बस आपको इतना पता रखना है कि म्यूटेशन के कारण कोई भी एलील में क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है, ठीक। एक अलग डिफरेंस आके वो दूसरा टाइप का अलील बनाता है कोई भी जीन। हाँ अब ये क्या हुआ, हाँ इसका नेक्स्ट चैप्टर मॉलिक्यूलर स्टार्ट करेंगे, हाँ उसमें तुम पढ़ोगे क्या, पढ़ लेना, आ जाना, ठीक है। यहाँ लिखे है सिंबल यूज्ड इन अ ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस, ठीक। पेडिग्री एनालिसिस को वर्ड से क्या समझ रहे हो आप? चार्ट। पेडिग्री मतलब पुराना, मतलब आपके पूर्वजों से लेके नई पीढ़ी तक के चार्ट, ठीक है, उसके बारे में आप बात कर रहे हैं क्या? हाँ फैमिली ट्री, जो फैमिली ट्री बनाते हो ना, जैसे अच्छा एक चीज बताता हूँ मैं, आपकी मम्मी को डायबिटिक है, आपकी मम्मी डायबिटिक है, पापा भी डायबिटिक है, तो बच्चा क्या होगा? डायबिटिक होगा। कितने % चांसेस है कि बच्चा डायबिटिक होगा? अगर मम्मी पापा दोनों डायबिटिक है तो बच्चा के डायबिटिक होने के चांसेस कितने % रहेंगे? 50% या 100%? 100%। क्या रहेंगे? 100% चांसेस रहेंगे कि बच्चा भी क्या ही होगा, डायबिटिक होगा। तो ये सारी चीजें आप कैसे पता चलती है आपको? पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू, ठीक है। कि अगर हाँ जेनेटिकली होती है कभी कभी, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि आपके दादाजी को डायबिटिक था लेकिन पापा को नहीं है डायबिटिक, ठीक, तो पोते में कभी कभी डायबिटिक आ जाता है, ठीक। क्या? हाँ डोमिनेंट होती है। अगर हाँ अगर गैप आ रहा है बीच में तो रेसेसिव होगी, अगर गैप नहीं आता तो डोमिनेंट होगी, ठीक है। नहीं नहीं बचपन से नहीं होता, मिडल एज आने पर या फिर ओल्ड एज पे ही होता है ऐसा, वो इतनी जल्दी प्रभावी नहीं होता, इतनी जल्दी अपनी डोमिनेंसी नहीं दिखाता डायबिटिक। अगर अब ऐसा नहीं होता कि बच्चा हाँ होता जेनेटिक ही है, बाकी बच्चा ऐसा, देखो डायबिटिक के बारे में आपको दिया नहीं है वैसे तो, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि बच्चा जरूरी नहीं है कि पैदा होते से डायबिटिक पेशेंट निकल जाए, ठीक है। तो बच्चा थोड़े टाइम बाद ही
डायबिटिक हो भी सकता है शिकार और नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर मम्मी पापा दोनों डायबिटिक है तो होगा। वो उसको एक दोनों नहीं है तो फिर नहीं होगा। हाँ नहीं, अगर पुरानी पीढ़ी में रहा है तो भी हो सकता है, नहीं रहा तो नहीं होगा, लेकिन अगर पुरानी पीढ़ियों में रहा है डायबिटिक्स तो हो सकता है। जैसे कई बार क्या होता है कि आपका जैसे लड़कियों की शादी हो जाती है, ठीक है, तो एक लड़की की शादी होके दूसरे परिवार में लड़की गई, और जरूरी नहीं है कि उस लड़की के पूरे परिवार में डायबिटिक नहीं था तो उसके बच्चे को नहीं होगा, लेकिन जिससे उसकी शादी हुई है उसकी फैमिली में अगर किसी को डायबिटिक रहा है तो बच्चे को हो जाएगा, ठीक है। और या तो अब जैसे कोई लड़की आई है आपके घर में, आपकी फैमिली में नहीं है लेकिन उस लड़की की फैमिली में किसी को रहा है तो हो सकता है आने वाली पीढ़ी में भी हो जाए, तो वो उस टाइप से होता है। जैसे एक पर्सनल बात बताए तो मेरी बुआ है, ठीक है, तो बुआ जैसे जहाँ पर शादी हुई है, अब हमारे फैमिली में किसी को डायबिटिक नहीं था लेकिन बुआ को डायबिटिक हो गया वहाँ पे, ठीक। अब ये बात बोले कि फैमिली में तो किसी को नहीं था लेकिन बुआ को कैसे हो गया फिर उधर जाके, तो बुआ का इससे कोई लेना देना था नहीं कि बुआ अब उनकी फैमिली में तो पैदा हुई नहीं है जो बुआ को हो गया, ठीक। तो ऐसा भी होता है कभी कभी कि कोई डिसीज ऐसा नहीं है कि जेनेटिकली चलती आ रही है या फिर नहीं भी चलती आ रही है तो नहीं होगी, ठीक। डायबिटिक नॉर्मली भी हो सकता है, ऐसा भी है, वही मैं बता रहा हूँ कि डायबिटीज जो होता है डायबिटिक्स वो नॉर्मली भी हो सकता है। और अभी तो फिर मैं आयुर्वेद का प्रचार करने लग जाऊंगा, छोड़ो। हाँ हाँ, तो हाँ जेनेटिकल ऐसा तो कुछ नहीं है कि जेनेटिकली क्योर हो, बाकी ऐसा होता है कि अभी तो मैक्सिमम पेशेंट्स जो है, जैसे डायबिटिक्स में क्या होता है कि हर दिन दवाई लेना पड़ती है, डेली के दवाई का चलता है, और जो मॉडर्न दवाइयाँ है वो इतनी हार्मफुल है कि पूछो मत, क्योंकि आप डायबिटिक्स की दवाई खा रहे हो सालों सालों से, तो वो दवाइयाँ आपकी लीवर, किडनी और अलग अलग जगहों पे क्या क्या इफेक्ट दिखा रही है, कई बार पता है उन दवाइयों का कैंसर भी होता है उन दवाइयों से, ठीक है। उन दवाइयों के इतने साइड इफेक्ट हो जाते हैं कि महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर होने लगता है। अब महिलाएं ना तो कभी कोई महिला, मतलब कुछ महिला आजकल तो कर रही है कि गुटखा, तंबाकू, दारू, सिगरेट, बहुत सारी महिला ऐसी जो नहीं पीती, फिर भी अरे वही बोला भाई कि आजकल तो पी रही है, लेकिन अगर बात की जाए आपकी मम्मी के या फिर दादी नानी इनकी, तो ये लोग तो नहीं करते थे, है ना, मैक्सिमम थोड़ा तंबाकू वंबाकू दादी नानी खा लेती थी, लेकिन कोई और दूसरी चीज तो वो लोग नहीं करते थे। तो लेकिन उनमें भी और कोई कई महिलाएं तो ऐसी है जिनको बिल्कुल कभी उन्होंने कोई चीज सुपारी तक नहीं खाई है, फिर भी ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, इस टाइप की प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है। और मेनली देखा जा रहा है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स है ना, उनको कैंसर के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, और वो इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि दवाइयों का साइड इफेक्ट है उनपे। जो दवाइयाँ मॉडर्न की मिल रही है वो दवाइयाँ इतनी हार्मफुल है, वो ठीक है खा रहे हैं, उनको इफेक्ट भी दिख रहा है, पर वो सही नहीं है उनके लिए। तो इसलिए आजकल डायबिटिक पेशेंट आयुर्वेद को अपना रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो आयुर्वेद की दवाइयाँ होती है वो क्या होती है, नेचुरली बनती है, नेचुरल हर्ब से बनी होती है, तो उन्हीं चीज़ों को वो यूज़ कर रहे हैं। हमारे वहाँ पे कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं जिनको अगर जिनकी सिर्फ पत्तियाँ भी आप रोज खाते हो तो आपको डायबिटिक कम होता जाएगा, ठीक है। जैसे गौमूत्र का बहुत वो होता है, मतलब फायदा होता है, लोग सोचते हैं गौमूत्र काम का नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में गौमूत्र बहुत काम का है। बहुत सारी दवाइयों में आयुर्वेद में गौमूत्र का यूज किया जाता है, ठीक है। और डायबिटिक पेशेंट को भी, मतलब जो दवाई बनती है उसमें शायद 40 या 35 to 40% जो है गौमूत्र मिला होता है उसमें। उसकी स्मेल बहुत गंदी होती है, मतलब जो दवाई होती है आयुर्वेद की उसकी स्मेल ऐसी होती है जैसे कि आपने कुछ सड़े हुए अंगूर की तरह, जैसे दारू की स्मेल होती है ना वैसी स्मेल होती है, पर वो ऐसा है कि इफेक्टफुल बहुत है। कुछ दवाइयों जैसे दशमूलरिष्ट महिलाओं में बहुत यूज़ होता है, दशमूल उनको पीरियड्स पेन वगैरह में यूज़ किया जाता है। तो लड़कियां और जो लेडीज़ है वो लोग क्या करती है कि पीरियड्स पेन में मॉडर्न दवाइयाँ खा रही होती है, ठीक है, थोड़ा सा पेन हुआ उसमें क्रेविंग हो रही है या फिर क्रैम्प्स आ रहे, सॉरी क्रेविंग नहीं, क्रैम्प्स आ रहे, तो मॉडर्न दवाइयाँ, जरा सा पेट दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, तो मॉडर्न की दवाई खा रही है, तो वो सब यूज़ मतलब बहुत हार्मफुल है वो सारी चीज़ें, उसको ना ही यूज़ करें तो अच्छा है। उसकी जगह आप कोई ऐसी चीज़ को यूज़ कर लो
जिससे आपका सर दर्द सही हो जाए नेचुरली, ठीक है। या तो खाओ ही मत, और अगर खा रहे हो तो कोई नेचुरली चीज खाओ, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं। इसमें देखें तो सिंबल यूज्ड इन द ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री एनालिसिस में मेल जो होता है वो इस टाइप से यूज होता है, ठीक, नॉन अफेक्टेड में, ठीक है। फीमेल इस टाइप से, रोम्बस जो है सेक्स अनस्पेसिफाइड है, मतलब ना तो मेल है ना ही फीमेल है, उसको कौन से स्ट्रक्चर से शो कर रहे हैं, रोम्बस स्ट्रक्चर से। अफेक्टेड अगर होंगे, इंडिविजुअल्स की बात चल रही है, तीनों को नहीं दिखाएंगे, ठीक है। इंडिविजुअल यानी मेल अगर अफेक्टेड होगा तो इस टाइप से रेड होगा, अगर फीमेल होगी तो इस टाइप से होगी, या फिर अगर अनस्पेसिफाइड है तो फिर रोम्बस रेड। अगर मैटिंग हो गई मतलब शादी हो गई, ठीक है, शादी हो गई तो एक डंडा दोनों के बीच में, ठीक है, लग गए ठीक है, तो शादी हो गई तो क्या हो गया, एक डंडा लग गया। और अगर मैटिंग बिटवीन रिलेटिव्स यानी कि मामा के लड़के से चाचा के लड़के से डबल लग गए, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो ठीक है, तो वो क्या होता है, इस टाइप से डबल डंडे लग जाते हैं। अगर पेरेंट अबाव एंड द चिल्ड्रन बिलो यानी कि इन दोनों के बच्चे हुए, क्या हुए, ये पेरेंट्स के बच्चे हुए, तो इसको क्या किस तरीके से शो कर रहे हैं, बेटी हुई तो गोल और बेटा हुआ तो चौकोर। आ गया समझ, बधाई। अगर पेरेंट विद अ मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिसीज, अगर मेल चाइल्ड क्या है, अफेक्टेड है किसी डिसीज से, तो इस टाइप से शो होंगे। 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग यानी अलग अलग नहीं बना के सीधा 5 लिख देंगे डब्बे के अंदर। अगर 5 ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड है तो अलग अलग डब्बे को नहीं बनाएंगे, सीधा एक ही डब्बा बना के 5 लिख देंगे या 6 लिख देंगे या 10 लिख देंगे, जितना बच्चा पैदा कर रहा है उतने लिख देंगे। क्या क्या नहीं, ये अनस्पेसिफाइड की बात की गई है, लेकिन अगर 5 बेटे अगर है तो उसके अंदर भी 5 लिखेंगे, 5 बेटियां अफेक्टेड है तो उसके अंदर भी 5 लिखेंगे। तुम्हें समझ आ रहा है बेटा? हाँ, आपको नहीं आ रहा? एक भाई मेरे को शकल से लग रहा था। देखो, एक पेडिग्री के अंदर यानी कि पेडिग्री मतलब एक ट्री की बात चल रही है, पूरा वंशानुगति ट्री, मतलब इनहेरिटेंस ट्री की बात चल रही है, आपका पूरा ऊपर से लेके नीचे तक दादा दादी पोता पोती सबके बारे में बात चल रही है, ठीक है। तो अगर उसमें मेल को शो करना है आपको, क्या मतलब आपके पापा को शो करना है, किसको शो करना है, पापा को। अब आप वहां पापा का नाम तो नहीं लिखोगे रमेश भाई, लिखोगे क्या? अब आपको कई बार क्या होता है, दादा के नाम तो पता नहीं होता, ठीक है, ए भाई सुन ले यार, बस कर जा। तो किसी को समझ नहीं आया तो एक बार और समझा रहा हूँ, समझ लो। तो आप क्या हुआ कि मेल को शो करना है आपकी फैमिली में, तो आप पापा का नाम ना लिख के ऐसा डब्बा बना दो, ठीक, रमेश भाई ना लिख के या मुकेश भाई ना लिख के डब्बा बना दो। क्या बना दो? अब आपकी मम्मी है लता, हेमा, जो भी, श्रीदेवी, जो भी आपकी मम्मी है, तो उसको सीधा किससे शो कर दो, फीमेल से, ठीक, मतलब सर्कल से। फीमेल का क्या हुआ, संबल, गोला मत बोल भाई ठीक है। सेक्स अनस्पेसिफाइड, तो मतलब ना तो लड़का है ना ही लड़की है, ठीक है ही नहीं भाई। कंफर्म क्या, कंफर्म वाली कौन सी बात होती है? कंफर्म तो वैसे पैदा होते से हो जाता है ना कि कंफर्म लड़का है लड़की है, हैं, देख देख के पता चलता है, कैसी बात कर रहा है। सेक्स अनस्पेसिफाइड मतलब बीच का है, ठीक है, ना लड़का है ना लड़की है, तो उसको किससे शो करेंगे, इससे। अब यदि बात चल रही है कि इन तीनों में से कोई किसी डिसीज से अफेक्टेड है, क्या चल रही है, इन तीनों में से कोई किसी डिसीज से क्या है, अफेक्टेड है। मान लो उसको कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया है, इस टाइप की कोई डिसीज है, ठीक, अगर उसको कलर ब्लाइंडनेस है या हीमोफीलिया है, तो इस टाइप की कोई डिसीज है तो उसको रेड डब्बा बना देंगे या फिर इस तरीके से लाइन लाइन भर देंगे उसको, ठीक है। यानी वो उससे क्या पता चल रहा है कि उसको कोई डिसीज है। ये बात सही समझ सबको? अगर मेल और फीमेल का ब्याह हो गया, ठीक है, विवाह हो गया, तो उसके बीच में एक डंडा लग जाएगा, मतलब ये दोनों जन्म जन्म के साथी हैं, ठीक है, जिंदगी भर साथ रहेंगे, इसलिए बीच में एक डंडा लगा दिया, ठीक। और अगर आपको किसी मामा के लड़के से प्यार हो गया, ठीक है, या चाचा के लड़के से प्यार हो गया, या चाचा की लड़की से प्यार हो गया, कोई को किसी से भी प्यार हो गया, और
घर वालों ने शादी भी करा दी, जरूरी नहीं है बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह में होता है ऐसा, हिंदुओं में भी होता है ऐसा, साउथ में। हाँ तो 100% लिटरेसी रेट है, लेकिन वहाँ पे ऐसा होता है। कुछ महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा होता है, ठीक है, कि चाचा की लड़की, मामा की लड़की, ताऊ की लड़की से शादी हो जाना, या फिर लड़के से शादी हो जाना, ठीक है। तो अगर फैमिली में ही शादी हो गई तो डबल डंडे लग गए, मतलब दुख ही दुख, ठीक, क्योंकि किसी और की लड़की होगी तो उसको तो जेल भी लेंगे, ये तो जिसको बचपन से ही जान रहे अपन, ठीक। हाँ, रक्षाबंधन भी हो चुका, ठीक है, और उसी से आपने शादी कर ली, तो डबल दुख रहेगा नहीं रहेगा। आपको सब कुछ पता उसके बारे में, उसकी फैमिली के बारे में। अब कोई और लड़की होती तो चलो उसकी फैमिली के बारे में पता होता, पुराने क्या क्या हो रहा है सब इतना तो नहीं पता होता। अब ये तो पता है ना, जैसे शादी हो गई मेरे चाचा की, तो ताऊ जी की लड़की है ये, तो ठीक है। तो ये क्या बोल दिया इसको, डबल डंडे। अगर फैमिली में शादी हुई है तो क्या लगा देंगे, डबल डंडे। पेरेंट अबाव एंड द चिल्ड्रन बिलो, मतलब पेरेंट अबाव मतलब ये पेरेंट्स ऊपर है और उनके नीचे बच्चे पैदा हुए तो उनको इस तरीके से बच्चे बना दिए, ठीक। अब इसकी अगर किसी से शादी हो गई, किसकी, इसके लड़के की, तो एक डंडा और यहाँ खींचेंगे और एक लड़की का साइन बना देंगे, ठीक है। फिर इनके बच्चों को पैदा कर देंगे, तो फिर उनके और शादी, तो ऐसे क्या होगा, ये ट्री बढ़ता जाएगा, ठीक। आया समझ में? कौन सा डब्बे की बात? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता ये लेस्बियन और गे वाली बातें मत करो। चलो, इस टाइप की चीजें इंडिया में अलाउड नहीं है, ठीक है, और अलाउड होती भी है तो नहीं करना चाहिए, ठीक, क्योंकि नहीं करना चाहिए बस। अब नहीं समझा रहा इस चीज में। पेरेंट विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड, कोई पेरेंट है, ये पेरेंट है, उसका मेल चाइल्ड क्या है, अफेक्टेड है। अगर इसकी जगह फीमेल होती तो इस पे क्या लग जाता, सर्कल बना देते। आगे समझ में। 5 अनइफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, मतलब कोई पेरेंट है, उसके 5 लड़के अफेक्टेड है किसी भी डिसीज से, हीमोफीलिया से, या फिर कलर ब्लाइंडनेस से, या सिकल सेल एनीमिया। हाँ, अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, 5 अनअफेक्टेड या अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग एक ही बात है। अगर 5 अनअफेक्टेड है तो उसको इस तरीके का एक डब्बा बना के 5 लिख देंगे, और 5 अफेक्टेड है तो उसको लाल लाल करके 5 लिख देंगे। अरे ये एक एग्जाम्पल में दिया है कि रोम्बस को भी, लेकिन अगर 5 लड़के भी है तो भी आप ऐसे ही 5 लिखोगे। हाँ, तो यहाँ पे भी है ना, तो 5 रोम्बस पैदा हुए तो उसको सीधा 5 लिख दिया, मतलब 5 ना तो लड़का हुए ना लड़की हुए। अरे ऐसे कैसे क्यों नहीं हो सकता है? अच्छा, आप देखिए कि आप पेरेंट्स हैं, ठीक है, आपने कुछ जो अनस्पेसिफाइड सेक्स वाले लोग होते हैं उनकी कुछ कहानियां सुनी होगी, तो उनको ऐसा होता है तो उनकी कहानियों को देखा जाए तो उनके बारे में आपने सुना होगा, तो उनकी बात क्या होती है कि उनके मम्मी पापा को उस टाइप का बच्चा हुआ और उनके मम्मी पापा ने उनको छोड़ दिया। ऐसा ही होता है ना, कि तो ऐसे के सब, तो जरूरी थोड़ा ना एक ही बच्चा वैसा होगा, हो सकता है नेक्स्ट टाइम ट्राई किया वैसा ही बच्चा हो गया, फिर से किया वैसा ही बच्चा हो गया, 5 बार वैसे ही हो गया, ठीक है। तो वो तो ऊपर भगवान का कुदरत है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ वो नहीं है। हाँ क्या, हाँ अनफर्टाइल होते, बच्चे नहीं होते, ठीक है, ठीक। आ गया इतना समझ क्या बोला मैंने? अब लिखो इसके अंदर पेडिग्री एनालिसिस के अंदर, ये समझ आ गया क्या बोला मैंने इसका? इसको तो एक पेज था। पेडिग्री एनालिसिस की बात की जाए तो ये होते हैं 2 टाइप के, ठीक। एक ऑटोसोमल डिसीज होती है,
एक होती है एक्स लिंक्ड। एक ऑटोसोमल डिसीज और एक एक्स लिंक्ड। किसकी बात चल रही है? पेडिग्री एनालिसिस में कौन कौन सी डिसीज होती है? ऑटोसोमल और एक्स लिंक्ड। तो ऑटोसोमल में दो टाइप का होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रेसेसिव। ठीक, अब यहां पे बात की है ह्यूमंस की, तो ह्यूमन में ऑटोसोम कितने होते हैं? ह्यूमंस में ऑटोसोम कितने होते हैं? हाँ, और 22 पेयर, और मतलब 44 प्लस XX या XY ये होते। ठीक, अब अगर डोमिनेंट की बात की जाए तो डोमिनेंट वाला ऑटोसोमल डिसीज से तभी होगा जब कैपिटल ए हो या ए हो। इस टाइप की अगर क्या है, ये जीनोटाइप है, इस टाइप का जीनोटाइप है तो वो कौन सी डिसीज से अफेक्टेड है? ऑटोसोमल से। आइए बात समझ में। रेसेसिव वाला तभी होगा जब स्मॉल ए होगा। अच्छा, मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि कौन सी डिसीज पढ़ी थी कल अपन ने? फिनाइल क्यूटोन्यूरिया। फिनाइल क्यूटोन्यूरिया कौन सी थी? ऑटोसोमल रेसेसिव थी। तो उसमें मैंने आपको बोला था स्मॉल के वाला जो होगा वही अफेक्टेड होगा, कैपिटल के और कैपिटल के स्मॉल के वाला अफेक्टेड नहीं होगा। कल ये बात बोला था मैंने। तो रेसेसिव वाला कब अफेक्टेड होगा? जब स्मॉल ए होगा, मतलब डोमिनेंट वाले के अफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? डोमिनेंट वाले के अफेक्ट होने के क्या रहेंगे? चांसेस ज्यादा रहेंगे, और रेसेसिव वाले के कम रहेंगे। एक्स लिंक में क्या होता है कि एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर में दो तरीके के इसमें भी होते हैं, डोमिनेंट और रेसेसिव। क्या होते हैं इसमें भी? तो डोमिनेंट वाला कब अफेक्टेड होगा इसमें, जरा ये बताओ? जब कैपिटल एक्स कैपिटल आर हो, कैपिटल एक्स कैपिटल आर हो। आर मतलब कोई डिसीज को शो कर रहा है, ठीक है? या फिर कैपिटल एक्स कैपिटल आर कैपिटल एक्स स्मॉल आर। यानी अगर हीमोफीलिया है, मान लो हीमोफीलिया को एच से शो कर रहे हैं। किससे शो कर रहे हैं? एच से। तो एच से अगर शो कर रहे हैं तो कैपिटल एच और कैपिटल एच स्मॉल एच। आया समझ? तो रेसेसिव की बात की जाए तो रेसेसिव वाला तभी होगा जब स्मॉल आर यानी दोनों रेसेसिव हो। आगे ये बात समझ क्या बोला मैंने कि रेसेसिव वाला कब अफेक्टेड होगा? जब दोनों रेसेसिव होमोजाइगस रेसेसिव हो, और इसमें होमोजाइगस डोमिनेंट हो, हेटेरोजाइगस। ठीक, आई बात समझ? तो इसमें भी किसके चांसेस ज्यादा आ रहे हैं? डोमिनेंट के। ठीक है, अब एक कुछ स्टेप्स होती है इसकी पेडिग्री की। फर्स्ट स्टेप ये लिख लो, एक काम करो मैं बोल देता हूँ, स्टेप 1 लिखो। अगर इसमें लिखी है तो ठीक है, वरना नहीं लिखी हो तो लिख लो एक बार। पेडिग्री में स्टेप 1 लिखो, मार्क द नंबर ऑफ जनरेशन। मार्क नंबर ऑफ जनरेशन। स्टेप 2 लिखो, काउंट द affected in each generation। count the affected in each generation। ठीक है, थर्ड पॉइंट, अगर नो स्कीपिंग है, अगर नो स्कीपिंग है तो वो क्या होगा? डोमिनेंट होगा। अफेक्टेड कौन होगा? डोमिनेंट होगा, और एक्स लिंक डोमिनेंट। ठीक है, और अगर स्कीपिंग है तो क्या होगा? रेसेसिव।
जैसे बात की गई, एक चार्ट बनाया, ये है लड़की और ये है लड़का। ये लड़की है किसी डिसीज से अफेक्टेड, ठीक, लड़की क्या है, किसी डिसीज से अफेक्टेड है, और ये दोनों क्या है, शादीशुदा है, ठीक। आगे बात की गई तो इनकी जो लड़की हुई, एक लड़का हुआ, वापस से एक लड़की हुई, क्या हुई, लड़का लड़की लड़का, यहाँ हुई लड़की इफेक्टेड, कौन हुई, लड़की इफेक्टेड, और अगला जो लड़का हुआ वो भी इफेक्टेड, कौन हुआ, लड़का भी इफेक्टेड हुआ। अब इस लड़के की शादी हुई किसी लड़की से, ठीक है, तो इनमें वापस से कुछ हुआ और वापस बच्चे हुए, तो इसमें एक लड़की हुई इफेक्टेड, सॉरी लड़का होगा, तो इसमें लड़की जो होगी, पहले लड़के को इफेक्टेड बता दो, लड़का क्या हुआ, इफेक्टेड हुआ, ठीक है। तो यहां देखा सबसे पहले, पहला क्या लिखा है, मार्क द नंबर ऑफ जनरेशन, तो कितनी जनरेशन है, ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन और ये थर्ड जनरेशन, आया इतना समझ सकते हो, 3 जनरेशन की बात की गई। और फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, अगला काउंट द अफेक्टेड इन ईच, सबसे पहले इसमें कितने अफेक्टेड थे, 1, इसमें कितने हैं, 2, और इसमें कितने हैं, 1। तो आपने देखा कि यहाँ पर कोई भी स्कीपिंग नहीं है, स्कीपिंग मतलब छूट जाना। अगर फर्स्ट जनरेशन में कोई डिसीज है, मतलब फर्स्ट में कोई डिसीज है लेकिन सेकंड जनरेशन में कोई डिसीज नहीं है और थर्ड जनरेशन में वापस वो डिसीज आ गई, तो उसको क्या बोलते हैं, स्कीपिंग। एक मिनट, उसको क्या बोलते हैं, स्कीपिंग। तो अगर यहाँ पर स्कीपिंग नहीं है, क्या नहीं है, स्कीपिंग नहीं है, तो ये क्या होगा, डोमिनेंट होगा। क्या होगा, डोमिनेंट। कौन सा डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। क्या, ऑटोसोमल, फीमेल फिर मेल फिर फीमेल, हाँ ये ऑटोसोमल होगा, ठीक। एक मिनट, ऑटोसोमल का एक और बार बताऊंगा मैं, लेकिन डोमिनेंट होगा। क्या होगा, अगर कोई स्कीपिंग नहीं है तो वो क्या है, डोमिनेंट। मतलब आपने देखा कोई आपको क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है, और आपने बोला कि द ग्रैंडफादर वाज अफेक्टेड बाय अ हीमोफीलिया, ठीक, एंड द मदर इज ऑल्सो, नहीं, फादर इज ऑल्सो अफेक्टेड इन अ हीमोफीलिया, विथ हीमोफीलिया, अ चाइल्ड इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द हीमोफीलिया। तो उसकी अगर 3 पीढ़ियों की बात कर दी तो वो तीनों पीढ़ियों में क्या है, अफेक्टेड है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो डोमिनेंट। बताओ अब तुम क्या बोलते, कौन अफेक्ट नहीं कर पाएगा, अरे ये मैंने समझाने के लिए बनाया है, कुछ भी उस पर इतना मत गौर करो तुम अभी। क्या, अरे अरे ये तो ऑटोसोमल की बात करी है, ठीक है। ऑटोसोमल में क्या होता है, ये पहले तो ये लिख लिया, ठीक, और बनाना हो तो बना लो, नहीं बनाना है तो मत बनाओ, ठीक। पहले ये, लेकिन ये 3 पॉइंट जरूर लिख लेना, डोमिनेंट और रेसेसिव पता करने के लिए। अगला, अभी अपन क्या, सुनो मेरी बात, हीमोफीलिया पढ़ेंगे, सिकल सेल एनीमिया पढ़ेंगे, और उसके बाद में कलर ब्लाइंडनेस पढ़ेंगे, थैलेसीमिया पढ़ेंगे, ये सारे इनके ऊपर ही है। तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल होते जाएंगे, आपके कुछ डाउट्स है वो क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। अभी पहले जो समझा रहा हूँ बस वो समझ लो उतनी बात को, कि क्या बोल रहा हूँ मैं, कि अगर स्कीपिंग है तो क्या होगा, वो रेसेसिव होगा, स्कीपिंग नहीं है तो वो क्या होगा, डोमिनेंट होगा। 3 चीजें मेरे को बताई, मैंने आपको बताई, तो आपको डोमिनेंट और रेसेसिव पता करने के लिए बताइए, क्या बताइए, हाँ। सेक्स लिंक्ड, क्योंकि फीमेल अफेक्टेड है इसलिए, और आगे मेल अफेक्टेड आ रहे हैं, हाँ, तो सेक्स लिंक डोमिनेंट भी हो सकता है, सेक्स लिंक रेसेसिव भी हो सकता है, ठीक है। वो आगे मैं वही तो बोल रहा हूँ, अपन जब अलग अलग डिसीज पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको और क्लियरिटी होती जाएगी। बस अभी इतना जान लो डोमिनेंट और रेसेसिव कैसे पता करते हैं।
हाँ उसमें ऑटोसोम्स में डिसीज होती है, तो वो एक्स वाई से इंडिपेंडेंट ही होता है। हाँ अब कोई कल कुछ बोला था क्रिस क्रॉस के बारे में, ठीक, कल किसी ने बोला था ना क्रिस क्रॉस क्या होता है, इसी ने बोला था लगता है, यही चला गया। तो देखो कोई डिसीज है, लिखो एक काम करो क्रिस क्रॉस लिख लो। हाँ नहीं ये 3 स्टेप है इसकी, आगे अपन जब डिसीज पढ़ेंगे तो और 2-3 स्टेप में लिखवा दूंगा। ये स्टेप आपको डोमिनेंट और रेसेसिव पता करने के लिए थी अभी, ठीक। कोई अगर ऑटोसोमल डिसीज होती है ना तो उसमें मेल और फीमेल में डिफरेंस नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं होता कि अगर फीमेल क्या बोलते हैं फीमेल के एक्स लिंक्ड में डिसीज है तो जरूरी नहीं है कि मेल में होगा या फीमेल में होगा। ऑटोसोम्स में है तो वो किसी में भी हो सकता है। अगर डिसीज ऑटोसोम्स में है तो वो मेल में भी हो सकती है और फीमेल में भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर एक्स लिंक्ड है तो उसमें ऐसा होता है, अगर एक्स लिंक्ड में मेल के एक्स पर कोई डिसीज है तो फीमेल हमेशा कैरियर होती है उसकी। अगर मेल के एक्स लिंक्ड में कोई डिसीज है तो फीमेल क्या होती है, कैरियर होती है, ठीक। और उससे कैरियर के थ्रू अगले मेल में क्या जाता है, वो डिसीज जाती है। जैसे अगर कोई जोड़ा है, क्या है, कोई जोड़ा, ठीक, उन दोनों जोड़े में यहां बात की गई कि ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक। अब यहां पर अफेक्ट कौन है, मेल अफेक्टेड है। कौन अफेक्टेड है, मेल। ये मेल क्या है, अफेक्टेड है। अगर मेल अफेक्टेड है तो जो लड़की होगी वो क्या होगी, उसकी कैरियर होगी। क्या होगी, कैरियर होगी। इसको क्या बोल दिया, कैरियर। फीमेल क्या है, कैरियर। अब जो मेल होगा वो क्या होगा, या तो अनअफेक्टेड हो सकता है या अफेक्टेड हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखा गया तो इस फीमेल का क्रॉस एक नॉर्मल मेल से किया। क्या किया, नॉर्मल मेल से। वापस से किसी शादी हुई, और किससे शादी हुई, नॉर्मल मेल से शादी हुई। तो ये कैरियर वुमेन का जो लड़का होगा वो क्या हुआ, अफेक्टेड हुआ। क्या हुआ, अफेक्टेड हुआ। हाँ अरे वही तो हुआ, अनअफेक्टेड भी हो सकता है। अब कितनी बार क्रॉस, कौन सा वाला एक्स मेल में आया है डिपेंड उस पर करता है, ठीक है। अनअफेक्टेड भी हो सकता है और अफेक्टेड भी हो, पर अफेक्टेड हुआ मान लो। तो यहां पर क्या हुआ कि इसमें तो था, कोई डिसीज थी, ठीक है। फीमेल से, सॉरी मेल से फीमेल कैरियर बनी, ठीक। कोई भी मेल अगर किसी डिसीज से जूझ रहा है और उसकी जो लड़की हुई वो क्या हुई, कैरियर हुई, मतलब उसमें कोई वो डिसीज उतना प्रभावी नहीं है, ठीक। तो सुन लो मेरी बात। और अगर उसका आगे जो लड़का हुआ वो वापस से क्या हुआ, उसी डिसीज से अफेक्टेड हुआ। क्या हुआ, अफेक्टेड हुआ। तो ये जो जिस टाइप से आ रहा है स्कीपिंग टाइप का, तो इसको क्या बोलते हैं, क्रिस क्रॉस बोलते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, क्रिस क्रॉस। मतलब फीमेल, मतलब मेल से डायरेक्ट फीमेल अफेक्टेड नहीं हो रही है। मेल से फीमेल डायरेक्ट अफेक्टेड नहीं हो रही है, फीमेल से सन अफेक्टेड हो रहा है, ठीक है, राइट लगा हुआ है। तो इसको क्या बोल देते हैं, क्रिस क्रॉस। आई समझ आई ये बात। वैसे ही अगर मेल फीमेल की बात की गई, किससे, किसकी बात की गई, फीमेल से जो बेटा हो रहा है, सन हो रहा है, वो अफेक्टेड नहीं है। फीमेल से जो बेटा है वो अफेक्टेड नहीं है, लेकिन बेटी अफेक्टेड हो रही है। जो बेटा हुआ यानी जो सन हुआ वो क्या है, अफेक्टेड नहीं है। लेकिन जो इस सन की बेटी हुई, डॉटर, वो अफेक्टेड है। तो इसको भी क्या बोल दिया, क्रिस क्रॉस। आया क्रिस क्रॉस क्या होता है समझ में। क्रिस क्रॉस क्या होता है, कोई भी मेल के केस में फीमेल अफेक्टेड नहीं हो रही है, तो और कौन हो रहा है, उसका फीमेल का आने वाली पीढ़ी अफेक्टेड हो रही है। सन तो होगा, हाँ कैरियर होगा, यहाँ पे फीमेल कैरियर होगी। नहीं सन कैरियर नहीं होगा, वहाँ पे सन अफेक्टेड है ही नहीं, ठीक है। सन अफेक्टेड ही नहीं। कैरियर तो वो होता है जो जिसके एक एक्स पर हो और दूसरे एक्स पर ना हो, ठीक। सन के पास, मतलब लड़के के पास तो एक ही एक्स होता है, वाई पे कभी वो, देखो अगर ये फीमेल है, ये फीमेल क्या थी, हाँ एक्स एक्स करके देखो, यहाँ पर ये फीमेल थी,
इसका एक ही एक्स अफेक्टेड है, ठीक है। तो अगला जो आया सन जो हुआ वो एक्स वाई वाला हुआ, ठीक, जो कि अफेक्टेड नहीं है, ठीक। एक्स वाई वाला भी हो सकता है, लेकिन क्रिस क्रॉस का बता रहा हूँ ना मैं। इससे डॉट, अरे यार देखो ये सन है जिससे बच्चे को हुआ है, मतलब इसका किसी और से शादी हुई, वो भी कैरियर वाली वुमेन हो, तो फिर अगर डॉटर अफेक्टेड हो सकती है ना, फिर तो वो भी अगर कैरियर वुमेन है और ये नॉर्मल है तो डॉटर अफेक्टेड होगी, ठीक। तो इसी को क्या बोल रहे हैं क्रिस क्रॉस, के मेल में फीमेल अफेक्टेड ना हो, मतलब जो मदर है, मदर का जो सन है, ठीक, और फादर की जो डॉटर है वो ही अफेक्टेड होगी, मतलब फादर की कौन अफेक्टेड हो रही है, डॉटर, और मदर में कौन अफेक्टेड हो रहा है, सन, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रिस क्रॉस। फादर की कौन अफेक्टेड हो रही है, डॉटर, और मदर का कौन हो रहा है, सन, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रिस क्रॉस। आगे बात समझ में, आगे एनसीईआरटी देख लो। क्या क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस के बारे में लिखवा दूं ऐसा, लिखो क्रिस क्रॉस, उसमें नहीं लिखा है क्या नोट्स में, देखो एक बार लिखा होगा शायद, हाँ डिसीज में ही लिखा होगा, छोटा सा लिखा होगा, बहुत छोटा, कहीं ना कहीं पे, या तो ये साइड नोट्स में लिखा होगा, चलो फिर भी लिख लो, लिखो एक्स लिंक्ड में लिखो, एक्स लिंक्ड, एक्स लिंक्ड के अंदर लिखना क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। मदर्स, यहां लिखो, मदर बना लो, और आगे लिख लो सन अफेक्टेड, डॉटर कैरियर, और फादर में डॉटर अफेक्टेड, डॉटर अफेक्टेड, तो इसको बोल देते हैं क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। कैरियर होगी, कैरियर भी हो सकती है और डॉटर अफेक्टेड नहीं होगी, लेकिन अगर मदर से डॉटर अफेक्टेड नहीं हो रही है, अफेक्टेड होगी, फादर से सीधा अफेक्टेड ही हो रही है, किस, ये वाली मदर, हाँ अफेक्टेड है, मदर से सन अफेक्ट हो रहा है और फादर से डॉटर, तो उसको बोल देते क्रिस क्रॉस। लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया, देखो पेडिग्री एनालिसिस, द आइडिया दैट डिसऑर्डर आर द इनहेरिटेड हैज बीन प्रीविलिंग in the human society since a long. This was based on the heritability of the certain character feature in the families. किसके बारे में बात कर रही है, हेरिडिटी की बात चल रही है फैमिली में, ठीक है। After the rediscovery of Mendel's work, the practice of analyzing inheritance pattern of the trait in human being began. Since it is evident that the control crosses that can be performed in a pea plant or some other organism are not possible in the case of human being. क्या बोला था कि जो पी प्लांट के जो बारे में मेंडल ने बात की थी वो सीधा ह्यूमन के वो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात नहीं हो रही है, वो किसके बारे में थी, पी के बारे में थी। Are not possible in the case of human being. A study of the family history about the inheritance of particular trait provide an alternative. Such an analysis of trait in a several of the generation of the family is called pedigree analysis. Pedigree analysis जरूरी नहीं कभी कभी डिसीज में हो, कई बार क्या होता है आप आंखों का भी पेडिग्री एनालिसिस करते हो, बालों का भी करते हो, स्किन कलर का भी करते हो, ठीक। मतलब आप बहुत सारी चीजें, एक चार्ट, फैमिली चार्ट जब बना रहे होते हो तो आप उसमें देखते हो कि आपके दादा पापा का आँख का कलर ब्राउन है, मेरी आँख का कलर भी ब्राउन है, मतलब मेरे पापा की आँख का कलर ब्राउन है, मेरी आँख का कलर भी ब्राउन है,
मम्मी की आँख का कलर ब्लैक है, ठीक है। अब आपने देखा और ऊपर वाली पीढ़ी में तो पापा के जो दादाजी थे उनकी आँख का कलर भी ब्राउन था और मम्मी की आँख का कलर भी ब्लैक था। उससे ऊपर वाली पीढ़ी में देखा तो क्या देखा कि जो परदादा थे उनकी आँख का कलर ब्लैक था और जो मम्मी की आँख थी वो क्या थी, ब्राउन थी, ठीक है। मतलब वो जो निकला है वो कहाँ से निकला, मम्मी की आंखों से निकला। समझ में आया कि ये इतनी पीढ़ियों में जो बढ़ता जा रहा है, पापा फिर पापा से बेटा, फिर बेटे से वापस मैं, ठीक, समझ आ रहा है। तो वो आपने क्या देखा कि इसकी स्कीपिंग नहीं हो रही है और वो कौन सा हो गया, रेसेसिव वाला हुआ, ठीक है। आगे देखो, सॉरी डोमिनेंट वाला होगा। In the pedigree analysis, the inheritance particular trait is the represent in the family tree over the generation. In the human genetics, pedigree study provide a strong tool which is utilized to the trace the inheritance of specific trait. किसी भी specific trait के बारे में आपको बताया। trait क्या होता है, कलर, हाइट में टॉल, ड्वार्फ, वो सब trait थे, मैं आपको बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें। तो उसी के बारे में एबनॉर्मलिटी और डिसीज, किसी भी एबनॉर्मलिटी और डिसीज की बात की जाती है, किस में बात की जाती है, पेडिग्री एनालिसिस में। Some of the important standard symbol used in the pedigree analysis have been shown in the figure 5.30. ये मैं बता चुका हूँ आपको। As you have studied in the chapter, each and every feature in any organism is controlled by one or the other gene located on a DNA present. ठीक है, क्या बोल रहा है कि कोई भी कैरेक्टर एक या एक से ज्यादा जीन के द्वारा क्या होते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं, जो कि डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। इन द क्रोमोसोम, डीएनए के क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। डीएनए इज द कैरियर ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए क्या है, कैरियर है किसी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन का। क्या है डीएनए, कैरियर है। याद रख लेना ये लाइन कि कैरियर कौन होता है, आप जीन मत लगा देना, डीएनए होता है, ठीक है। अभी ऑप्शन में दे दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो उसमें 4 ऑप्शन दे दिए। तो उसमें आपको ये छोटे छोटे जो आंसर्स, मतलब छोटे छोटे ये इस टाइप की लाइंस होती है, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े क्वेश्चन ही आ रहे हैं नीट में, तो इस लाइन से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। इट इज हैंस ट्रांसमिटेड फ्रॉम द वन जनरेशन टू अदर विदाउट एनी चेंजेस और अल्टरनेशन। क्या कौन ट्रांसमिटेड हो रहा है बिना किसी चेंजेस और अल्टरनेशन के, किसकी बात चल रही है, डीएनए की। However, changes or alternation do not take place occasionally. Such an alternation or change in the genetic material is referred to as mutation. क्या बोल रहा है यहाँ पे, such an alternate changes in the genetic material referred as mutation. कोई भी चेंज जो कि किस में आ रहा है, जेनेटिक मटेरियल में, उसको क्या बोला जा रहा है, म्यूटेशन बोला जा रहा है, ठीक है। A number of disorder in a human being have been found to associated with the inheritance of change or alternate gene of chromosome. क्या बोल रहे हैं, number of disorder in human being have been found to associate with the inheritance and change the alternate gene or chromosome. किसी भी क्रोमोसोम और जीन में चेंजेस आते हैं तो उसमें ही आगे जाके क्या होता है, इनहेरिटेंस में डिसीज होती है। अब डिसीज जो होती है 2 तरीके की होती है, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं और एक क्या होते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं। कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ये यहाँ पर देखिए, ये 2 डायग्राम दिए हुए हैं, ठीक। सबसे पहला दिया ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, फॉर एग्जांपल ऑफ मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का मतलब क्या, हाँ जेनेटिकल डिसऑर्डर होता है मायोटोनिक डिसऑर्डर। लोकोमोशन और मूवमेंट में दिया हुआ है आपको, याद है, हाँ मोटर एंड प्लेट खत्म होने लगती है, किसकी, मसल्स की, ठीक। तो वो किसको बोलते हैं, उसको मायोटोनिक डिसऑर्डर। जिसमें क्या होता है, जिसके फीचर्स के बारे में भी दिया हुआ है क्या एनसीईआरटी में, नहीं दिया है, तो मैंने तो पढ़ा था उस समय नीट के टाइम पे। ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, ये फर्स्ट वाला जो बोला है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट बोला है। किसके बारे में बात हो रही है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। और अगला बोला ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। इसमें अपन ये सिकल सेल एनीमिया और एक बार मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी को पढ़ेंगे कल, ठीक है, ये दोनों को। क्या, थर्ड जनरेशन स्कीपिंग हो रही है, हाँ, तो ये ऑटोसोमल की बात चल रही है ना। तो अरे तो वो जो 3 पॉइंट लिखा है वो एक्स लिंक्ड के थे, ठीक है, और वो जो मैंने डायग्राम बनाया था वो ऑटोसोमल का था। लेकिन ऑटोसोमल के केस में आपको हमेशा वो सही नहीं होते, वो जो 3 पॉइंट थे वो ऑटोसोमल के केस में हमेशा सही नहीं होते, एक्स लिंक्ड के केस में हमेशा सही माने जाते हैं। अगर ऑटोसोमल डिसीज है तो वो तीनों पॉइंट हमेशा सही नहीं होते,
कि आपने स्कीपिंग नहीं हुई तो वो डोमिनेंट ही होगा या फिर रेसेसिव होगा, ठीक। उसमें कभी कभी कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं, जैसे मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है, ठीक, वैसा। कल इसको अच्छे से और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी अपन पढ़ेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का, एन्यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी। इन डिसीज को अपन पूरा एक लेक्चर चाहिए इसके लिए, अभी 15 से 20 मिनट बचे तो अपन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ लेंगे। क्या कल चैप्टर हो जाएगा, और परसों के दिन एक काम करेंगे, कुछ 50 क्वेश्चन इसके क्लास में भी कर लेंगे। हाँ, मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मतलब एक्स लिंक्ड पर हो रहा है, मतलब क्रोमोसोम्स पे हो रहा है, और मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है वो ऑटोसोम्स पे होते हैं मेनली। नहीं नहीं, क्रोमोसोमल जो है, क्रोमोसोमल के दो पार्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं, एक एक्स लिंक्ड पे भी होते हैं और ऑटोसोमल पे भी होते हैं, लेकिन मेंडेलियन जो होते हैं वो ऑटोसोमल डिसऑर्डर ही होते हैं। हाँ, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर वो प्लांट वगैरह के केस की क्या बोलते हैं डिसऑर्डर की बात की गई है, और जो ऑटोसोमल और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है वो हमारे केस की बात की गई है। अब प्लांट वगैरह में तो वो मेंडेलियन डिसऑर्डर ही होते हैं मेनली, ठीक है। क्या? हाँ, कुछ ह्यूमंस में भी होते हैं, कुछ प्लांट्स में भी होते हैं, मेनली प्लांट्स में होते हैं। ह्यूमंस में कुछ ही है जो दिए हुए, जो आपको दिए हुए वो ह्यूमंस के, मतलब वही होते हैं, उनके अलावा मैक्सिमम ऐसे कुछ नहीं होते ऑटो मेंडेलियन। लेकिन जो एक्स लिंक्ड और क्रोमोसोमल होते हैं वो मेनली ह्यूमंस में होते हैं, जो एक्स लिंक्ड और क्रोमोसोमल होते हैं मेनली ह्यूमंस में होते हैं, प्लांट वगैरह में नहीं होते। हाँ, वो एन्यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी अभी पढ़ेंगे ना अपन। देखो, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, एन्यूप्लॉइडी यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है। एन्यूप्लॉइडी का मतलब होता है किसी में भी क्रोमोसोम का नंबर बढ़ना या घटना, ठीक, उसको क्या बोलते हैं? एन्यूप्लॉइडी। क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है? बढ़ जाना और घट जाना। पॉलीप्लॉइडी जो होता है वो प्लांट के केस में होता है मेनली, पॉलीप्लॉइडी हमारे केस में बहुत कम होता है, ना के बराबर ही है, लेकिन एन्यूप्लॉइडी हमारे ही केस में होता है, ठीक है। तो एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है? क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाता है या घट जाता है। यहाँ लिखा है द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ऑन द अदर हैंड आर द कॉज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एक्सेस और द एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। क्या हो रहा है? एक क्रोमोसोम का या उससे ज्यादा क्रोमोसोम का एबनॉर्मल अरेंजमेंट हो रहा है, तो उसको क्या बोल देते हैं? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल। फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ द क्रोमेटिड ड्यूरिंग द सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट इन द गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम। क्या हो रहा है? सेल डिवीजन में क्रोमेटिड का ड्यूरिंग द सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट इन द गेन और लॉस। सेग्रीगेशन नहीं होता। आपने जब सेल साइकिल और सेल डिवीजन पढ़ा था उसमें भी एक सेग्रीगेशन वर्ड आया था, सेल साइकिल 11th में सेल साइकिल सेल डिवीजन पढ़ा था, तब भी सेग्रीगेशन वर्ड आया था। क्या पता है आपको? एनसीईआरटी के सेकंड पेज पे सेग्रीगेशन वर्ड लिखा हुआ है। इस चैप्टर के कौन से सेल साइकिल सेल डिवीजन का जो चैप्टर है उसके सेकंड पेज पे ही जब सेल साइकिल सेल डिवीजन स्टार्ट होता है पूरा लिखा हुआ, तो उसमें जो इंटरफेज होती है उसमें लिखा हुआ है। तो ये सेग्रीगेशन कौन सी फेज में होता है जरा आप बताओ? एम नहीं, एम फेज में थोड़ा ना होता है, एना फेज में होता है, एना फेज में होता है, एम फेज में नहीं होता। सेग्रीगेशन किस, अच्छा वो मेटाफेज की बात कर रहे हो, मैं पूरी सेल साइकिल में किस में होता है? मेटाफेज में होता है। अगर देखा जाए, सॉरी, माइटोसिस में होता है। किस में होता है? माइटोसिस की एनाफेज में। किस में होता है? माइटोसिस की एनाफेज में। तो तुमने मेटाफेज बोला, एम फेज बोला, अच्छा ठीक, मुझे लगा तुमने मेटाफेज बोला। द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ऑन द अदर हैंड, हाँ एन्यूप्लॉइडी की बात चल रही। सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग द सेल साइकिल रिजल्ट द गेन और लॉस। अगर सेग्रीगेशन नहीं हुआ तो क्या हो जाता है कि क्रोमोसोम बढ़ जाते या घट जाते। क्या हो जाते? क्रोमोसोम बढ़ते या कम हो जाते, तो उसको क्या बोल देते हैं? एन्यूप्लॉइडी। फॉर एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम, सबसे पहला दिया है डाउन सिंड्रोम। किसके बारे में बात हो रही है? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम देखो, ये जो बच्चा दिया हुआ है, ये बच्चा किसका एग्जाम्पल है? डाउन सिंड्रोम का, ठीक। डाउन सिंड्रोम में जो बच्चे के फीचर्स होते हैं, सबसे पहला तो देखो कि इसके जो फ्लैट बैक ऑफ हेड, हेड जो होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, पीछे से चपटा होता है, इस टाइप का हेड होता है, ठीक। और ब्रॉड फ्लैट ऑफ फेस, फेस कैसा होता है? बड़ा सा होता है। मेनली ये ना मुस्लिम फैमिलीज में ज्यादा होते हैं इस टाइप के बच्चे, ठीक है, क्योंकि उनमें, हाँ वही अल्हम्दुलिल्लाह, मेनली मतलब किसी धर्म के बारे में बात नहीं, लेकिन उनकी फैमिली में ज़्यादा इस टाइप के बच्चे होते हैं। आपने उनकी फैमिली में देखा भी होगा, इस टाइप का जीवान खुला हुआ बच्चा बैठा रहता है, मतलब मैंने तो देखा है मैक्सिमम,
जो इस टाइप के बच्चे जो होते हैं वो मेनली कभी कभी मुस्लिम फैमिलीज में ज़्यादा होते हैं, ऐसा बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। हाँ इनब्रीड, वो एक ही फैमिली में विवाह करने की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो इसके जो फीचर्स दिए, ये डायग्राम बहुत बार पूछा जाता है नीट में, ठीक, बहुत पूछा जाता है ये, तो इसको एक बार ध्यान से देखो कि ब्रॉड फ्लैट फेस है इसका, कैसा फेस है, ब्रॉड फ्लैट फेस है, और फ्लैट बैक ऑफ द हेड, हेड कैसा है, पीछे से चपटा है और आगे से ऐसा बड़ा सा होता है, ठीक, इस टाइप का इनका हेड होता है। यहाँ लिखा है मैनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स, लूप्स मतलब जैसे हमारे फिंगर की बात की जाए, हमारे जो हाथ की बात की जाए तो बिल्कुल एक रेखा है, बिल्कुल नियमित सबके हाथ की वैसी बनी, इनके ऐसे ऐसे सीधी सीधी होती है, ठीक, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल सीधी सीधी रेखाएं होती है इनकी, ठीक, इस टाइप के हाथ होते हैं इनके, जबकि ऐसे अपने इसमें ऐसा नहीं होता, अपने इसमें ऐसी है ऐसी है ऐसी है, इनके इसमें ऐसी नहीं होती। और बोला है कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज, इनको मेनली हार्ट डिसीज होती है, क्या होती है इन बच्चों को, हार्ट डिसीज, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज होती है। और अगली बात की जाए तो इनका मानसिक जो रूप से होते हैं वो भी स्टेबल नहीं रहते, ये मेंटली अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, रिटार्डेशन रहती है। डाउन सिंड्रोम देखो यहाँ लिखा है, ना कॉज ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर प्रेजेंट इन द एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, कौन से क्रोमोसोम नंबर पे आ रही है एडिशनल कॉपी, 21 पर, कौन से क्रोमोसोम पे आ रही है 21, क्रोमोसोम नंबर 21 पर एक कॉपी एडिशनल आ जाती है, किसकी आ जाती है, एक्स क्रोमोसोम की, ठीक है, आया समझ में कि यहाँ पर क्या हो रहा है, द कॉज ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, ट्राइसोमी ऑफ 21 क्या बोल दिया इसको, ट्राइसोमी, ट्राइसोमी क्यों बोला इसको, तो हाँ, तो यहाँ पर क्या बोला, ट्राइसोमी क्यों बोला, 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं। दिस डिसऑर्डर वाज द फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द लैंगडन डाउन 1866, किसके द्वारा, ये बहुत नाम याद रखना, किसके द्वारा दिया गया था, लैंगडन डाउन, उन्होंने अपने सरनेम के ऊपर ही डिसीज का नाम रख दिया, ठीक है, लैंगडन डाउन, कौन सी में 1866, अच्छा है कि उनका सरनेम राजपूत नहीं था, मतलब राजपूत डिसीज हो गई है, या फिर कुछ और नहीं था क्या, अपने यहाँ तो सरनेम भी बहुत अजीबोगरीब होते हैं, कभी कभी तो किसी के सरनेम गलोंडिया, गोंदिया, पता नहीं कुछ कुछ ऐसे ऐसे सब सरनेम्स भी होते हैं, अगर वैसा कुछ सरनेम होता तो डिसीज का नाम भी वैसा हो जाता, ठीक है, क्या तुम्हारे यहाँ नहीं होते, अरे इंडिया में रहते हो ना, इंडिया की बात चल रही है, हाँ, जादौन क्या होता है ये जादौन तो क्या होता है जादौन, तो अच्छा सरनेम है जादौन, जादौन ठीक, अच्छा अच्छा छोड़ो, नहीं तो आप अगर तुम्हारा जादू नहीं है हाँ, अगर जादौन सरनेम होता तो बोलते जादौन सिंड्रोम हो गया, अच्छा लगता जादौन सिंड्रोम। तो सुनो, तो डाउन सिंड्रोम क्या है, दिस डिसऑर्डर इज किसने दिया था, लैंगडन डाउन ने कब दिया था, 1866 में, कब दिया था 1866 में लैंगडन डाउन ने दिया था। द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट सैचुरेटेड विद द स्मॉल राउंड हेड, कैसा होता है, स्मॉल राउंड हेड होता है, पीछे से चपटा होता है, ठीक है, फरोड टंग, टंग कैसी होती है, फरोड होती है, मतलब उनकी जीभ हमेशा बाहर ऐसे लटकी हुई रहती है, ऐसे करके बाहर लटकी रहती है हमेशा, उनका मुंह हमेशा खुला होता है, जो डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा होता है मुंह मैक्सिमम खुला होता है, मक्खी भी घुस जाए पता नहीं चल रहा है ठीक है, एंड पार्शियली ओपन माउथ, मैंने बोला माउथ कैसा होता है उनका, पार्शियली ओपन, छोटा सा थोड़ा सा खुला रहता है, आ करके ऐसे बैठे रहते हैं हमेशा, बस रेडी रहते हैं मुंह में उनका कुछ ठूस दे खिलाने के लिए, ठीक है। पाम इज ब्रॉड विथ कैरेक्टर ऑफ पाम क्रीज, ठीक है, पाम कैसे होते हैं, ब्रॉड, अरे बिल्कुल ऐसे सीधे सीधे है, और उसके बाद में यहाँ पे उंगलियां में उनको सीधे सीधे बिल्कुल क्रीज, मतलब जो लाइनें हैं वो बिल्कुल सीधी सीधी है, क्रीज उसको बोल रहे हैं। फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, ठीक है, फिजिकली क्या होते हैं ये, मतलब एक तो इनको आप चलने फिरने को देखोगे तो एबनॉर्मेलिटी रहती है इनमें, और मेंटली रिटार्डेड मतलब कुछ भी बोल रहे होते हैं, आप चाटा मारोगे आपको पत्थर फेंक के मारेंगे, ठीक, तो कुछ इस टाइप के ये रहते हैं। अगला दिया है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, द जेनेटिक डिसऑर्डर इज आल्सो कॉज्ड ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम रिजल्टिंग इन द karyotype of the 47XXY such as individual has the overall masculine development, ये देखो यहाँ पर ये दिया है डायग्राम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का ए वाला, ये डायग्राम आपको दिख रहा है ए वाला, तो इसमें क्या हो रहा है,
सबसे पहला उन्होंने बोला कि कैरियोटॉपी होती है 47th पे, क्या लिखा है 47 कैरियोटॉपी, मतलब क्या बोला कैरियोटॉपी 47 का मतलब, हाँ, और XXY एक X क्रोमोसोम और ज्यादा होता है, क्या होता है एक X क्रोमोसोम ज्यादा होता है, इसलिए जो मेल के फीचर होते हैं वो फीमेल जैसे होते हैं, ठीक, मतलब मेल है, हाँ हाँ मेल में होते हैं, लेकिन वो अलग केस है, वो टर्नर सिंड्रोम माना जाता है, ठीक है, क्लैनीफेल्टर सिंड्रोम, हाँ तो वही तो बोला मैंने, क्लैनीफेल्टर सिंड्रोम मेल में फीमेल के फीचर और फीमेल में मेल के फीचर है, वो टर्नर सिंड्रोम है, ठीक, तो मेल में फीमेल जैसे फीचर आ रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं क्लैनीफेल्टर सिंड्रोम। तो इसमें कौन सा सबसे पहले क्या बोला कैरियोटॉपी ऑफ 47 हो जाती है और एक क्रोमोसोम एक एक्स क्रोमोसोम क्या होता है ज्यादा होता है, क्या होता है एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा होता है। सच इज इंडिविजुअल ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट, इनका मस्कुलाइन डेवलपमेंट कैसा रहता है, मतलब मस्क्यूलर होते हैं, जैसे महिलाओं के होता है ना वैसा रहते हैं ये लोग, मतलब डेवलपमेंट मस्कुलाइन डेवलपमेंट अपन यहाँ देखे पुरुषों में थोड़ा अच्छा हट्टे कट्टे टाइप के रहते हैं थोड़े, ठीक, तो इनका जो डेवलपमेंट होता है वो बिल्कुल दिखते तो ये बिल्कुल लंबे से है बढ़िया पुरुष जैसे ही होता है, लेकिन इनके कुछ फीचर्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं लेडीज जैसे आ जाते हैं, महिला जैसे आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ बात करिए द फेमिनाइन डेवलपमेंट, फेमिनाइन डेवलपमेंट मतलब ब्रेस्ट इनके निकलने लगते हैं, ठीक है, और उसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट और गायनेकोमेस्टिया इज आल्सो एक्सप्रेस सच एज इंडिविजुअल आर स्टेराइल, क्या होता है ये स्टेराइल मतलब बच्चे पैदा नहीं कर सकते। ये आया सबको क्लैनीफेल्टर सिंड्रोम समझ में। तो सबसे पहले एक बार डाउन वापस से रिपीट करते हैं, डाउन में क्या हो रहा है ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, ट्राइसोमी कौन सी हो रही है 21st क्रोमोसोम, ठीक है, और किसने दिया ये लैंगडन डाउन ने, किसने दिया था लैंगडन डाउन ने, कब दिया था 1866। फीचर क्या है इनके पाम टीयर्स है, पाम कैसे है टीयर्स है, हेड ब्रॉड है और स्मॉल है, और उसके बाद में इनका माउथ जो है पार्शियली ओपन रहता है, कैसा रहता है पार्शियली ओपन। मेंटल रिटार्डेशन होती है, क्या होती है इनमें मेंटल रिटार्डेशन। तुम्हारा टेस्ट इसी वीक है अगले वीक है नेक्स्ट वीक है, ठीक है, तो फिर हाँ तो मतलब उसके भी बाद चलो बढ़िया। और फरो टंग होती है, फरो टंग मतलब लटकी हुई जीवान होती है, ठीक है, फरो टंग होती है, कैसी होती है इनकी फरो टंग। तो इनके फीचर्स याद रखना डाउन सिंड्रोम के क्या क्या है, फरो टंग, पार्शियली ओपन माउथ, शॉर्ट हेड, ब्रॉड हेड, मेंटल रिटार्डेशन, ये सब किसके फीचर है डाउन सिंड्रोम। क्लैनीफेल्टर सिंड्रोम के क्या क्या है मस्कुलाइन डेवलपमेंट, फेमिनाइन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, गायनेकोमेस्टिया, क्या क्या होता है ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, गायनेकोमेस्टिया होता है, किस में होता है ये मेल में, किस में हो रहा है ये मेल में। क्या हो रहा है इसके अंदर कैरियोटॉपी ऑफ द 47 क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा होता है इसमें, क्या होता है एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा होता है, यानी एक्स वाई होना चाहिए था लेकिन क्या है इनका क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर एक्स एक्स वाई है। आइए बात सबको समझ में, सबको ये बात समझ आई। अगला टर्नर सिंड्रोम, सच एज डिसऑर्डर इज द कॉज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है कि एक एक्स क्रोमोसोम कम होता है, ठीक, तो एब्सेंस ऑफ द 45 विद द एक्सो, क्या होता है ये 45 विद द एक्सो। तो बात की गई सच फीमेल आर द स्टेराइल, ovaries are the rudimentary and the beside other the feature include the lack of the secondary sexual character। क्या क्या होते हैं इनमें secondary sexual character नहीं होते है ना, स्टेराइल होती है फीमेल, क्या होती है स्टेराइल होती है। जो ओवरी होती है वो क्या होती है इनकी रेडिमेंट्री होती है, कैसी होती है रेडिमेंट्री ओवेरी होती है, ठीक है, सबको समझ आया। रेडिमेंट्री ओवेरी मतलब जैसे नहीं नॉन फंक्शनल नहीं होती, फंक्शन तो कर रही होती, मतलब अरे मतलब उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह ये सब नहीं चल रहे होंगे, ओवम वगैरह नहीं बन रहे होंगे, ठीक है, लेकिन नॉर्मली ओवेरी जैसी ओवरी जैसी होती है वो तो होगी, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो भी जैसे नॉर्मल ओवरी का स्ट्रक्चर क्या होता है पीयर शेप होती है, स्ट्रक्चर कैसी होती है इन्वर्टेड पीयर शेप की स्ट्रक्चर होती है, लेकिन वैसी नहीं होती रेडिमेंट्री होती है, ठीक है, स्ट्रक्चर की बात की गई है। और उसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह होते हैं ओवम वगैरह फॉर्मेशन नहीं होती, वो नहीं होती, ठीक है। क्या हाँ यूट्रस ओवरी का शेप तो वो आलमंड शेप होती है, ठीक है, हाँ तो ओवरी शेप कैसा होता है आलमंड शेप, लेकिन यहाँ पर इसका शेप कैसा रहेगा आलमंड शेप नहीं होता है, बिल्कुल रेडिमेंट्री होती है। और उसमें क्या होता है जैसे यहाँ कैरेक्टर देखो आप फीमेल को देखे तो उसमें कुछ मेल फीचर्स भी आ जाते हैं, ठीक, और उसमें ये भी क्या होती है स्टेराइल होती है, क्या होती है ये स्टेराइल होती है। आ गया ये समझ सकते
इस बच्चे को देख के याद रखना डाउन सिंड्रोम का बच्चा है ये, डाउन सिंड्रोम का। तो वो हंस रहे तो यार, तुम भी तो हंस रहे हो। अब वो बच्चा को मतलब बीमार हो गया तो हंसेगा नहीं क्या वो। आगे बात की गई 21st क्या बोला, क्रोमोसोम 21st। सिमिलरली टर्नल सिंड्रोम रिजल्ट है ड्यू टू द लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम। टर्नल सिंड्रोम में क्या होता है, लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम। एक बार और अपन तीनों डाउन, टर्नल, क्लेनीफेल्टर, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, ठीक। डाउन सिंड्रोम क्या था, एक एक करके एक एक व्यक्ति बताओ। तो पॉलीप्लॉइडी मेनली प्लांट्स के केस में होता है, ह्यूमन के केस में बहुत कम होता है, मतलब ना के बराबर ही रहता है। प्लांट्स के केस में पॉलीप्लॉइडी ज़्यादा होती है। एक बार पहले मैं डाउन सिंड्रोम, टर्नल सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक बार और अपन रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे, ठीक। हाँ तो लेकिन प्लांट्स में होता है ना वो, हाँ प्लांट्स में ही होता है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, प्लांट्स में होता है। चलो आप यही पढ़ लेते हैं फिर। Chromosome 21 similarly Turner syndrome result due to the loss of X chromosome, human female, failure of cytokinesis after the telophase stage of the cell cycle। क्या बोला है यहाँ पर, साइटोकाइनेसिस की फेलियर हो जाती है कौन सी स्टेज में, टीलोफेज स्टेज में, ठीक है, आफ्टर द टीलोफेज स्टेज। मतलब अगर साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आती है। ये चीज आपने सेल साइकिल सेल डिवीजन में पढ़ी होगी कि अगर साइटोकाइनेसिस नहीं होता, माइटोसिस के बाद में साइटोकाइनेसिस नहीं होता तो कौन सी कंडीशन आ जाती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आती है, ठीक है। result in an increase of the whole set of chromosome in an organism and phenomena is known as polyploidy। अगर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आ रही तो उसको भी क्या बोल रहे हो आप, पॉलीप्लॉइडी बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो, पॉलीप्लॉइडी। कब हो रहा है पॉलीप्लॉइडी, साइटोकाइनेसिस नहीं हो। टीलोफेज के बाद में कौन सी फेज नहीं आई है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या हो रहा था मेनली, सेल डिवीजन नहीं हो रहा था, सेल तो डिवाइड हो रही थी। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन और कुछ ऑर्गेनल्स का डिवीजन, मतलब बट रहे थे चीजें, तो उसको सेल डिवीजन, तो पूरी साइकिल को सेल डिवीजन बोला जाता है। साइटोकाइनेसिस नॉट अ सेल डिवीजन, ठीक। पूरी जो साइकिल डिवाइड नहीं हो पाती। अगर साइटोकाइनेसिस नहीं होगा तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा और सेल भी क्या होगी, डिवाइड नहीं होगी। जैसे ह्यूमन के केस की बात की जाए तो ह्यूमंस में या फिर एनिमल्स के केस की बात की जाए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फरो स्ट्रक्चर बनाती है, देखा होगा क्या करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फरो स्ट्रक्चर बनाती है, और दोनों फरो स्ट्रक्चर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं और दो सेल बनती है, पढ़ा था ये। एनिमल की बात, सॉरी प्लांट्स की बात की जाए तो प्लांट्स में क्या होती है, सेल वॉल होती है। सेल वॉल के बीच में से क्या होता है कि एक मटेरियल छूटता है, कैल्शियम पैक्टेट निकलता है। क्या निकलता है, कैल्शियम पैक्टेट। वो कैल्शियम पैक्टेट अंदर से बाहर की तरफ ग्रो करता है। कहां पर ग्रो करता है, हाँ सेंट्रीफ्यूगल होता है, तो अंदर से बाहर की तरफ होता है। क्या होता है, अंदर से बाहर की तरफ। अंदर से बाहर की तरफ वो कैल्शियम पैक्टेट जो होता है वो बनाता है लैमिला। क्या बनाता है, लैमिला। लैमिला आगे जाके क्या बना देती है, सेल प्लेट बनाती है, ठीक है। पूरी वो जो फिर उसके बाद में सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है और दोनों सेल प्लाज्मोडेस्माटा से जुड़ी रहती है। ये चीज आपने 11th में पढ़ी होगी, ठीक है। तो उसी में ये सारी अगर चीजें नहीं हुई तो उस कंडीशन को क्या बोलते हो आप, पॉलीप्लॉइडी या मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बोलते हो, ठीक है। तो वो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर बहुत ज्यादा हो जाता है। ऑल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन ऑर्गेनिज्म इज फिनोमिना इज नोन एज पॉलीप्लॉइडी। पूरे एक सेल के अंदर किसकी बात कर रही है, न्यूक्लियस, अलग अलग न्यूक्लियस, ठीक। तो उसमें क्रोमोसोम भी बहुत सारे होंगे, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को क्या बोल रहे हो, पॉलीप्लॉइडी। दिस कंडीशन इज ऑफन सीन इन अ प्लांट। किस में देखी जाती है कंडीशन, प्लांट्स के केस में देखी जाती है, ह्यूमंस में नहीं होती। मैंने बोला था पॉलीप्लॉइडी केस में मेनली होती है, प्लांट्स में। द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज नॉर्मल ह्यूमन सेल इज 46। आउट ऑफ दिस 22 पेयर आर द ऑटोसोम एंड 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर द सेक्स क्रोमोसोम। ये चीज तो मैं बता चुका हूं आपको कि जो 22 होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं और बाकी जो एक पेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। Sometime, though the rarely, either an additional copy of chromosome may be include or individual है ना, इंडिविजुअल में लेक वन और एनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम। क्या होता है, कुछ बार कई बार क्या होता है, क्रोमोसोम का पेयर या तो हट जाता है या फिर जुड़ जाता है या कुछ क्रोमोसोम जुड़ जाते हैं। दिस सिचुएशन आर नॉन एज ट्राइसोमी और मोनोसोमी ऑफ अ क्रोमोसोम। मतलब एक पेयर और ऐड हो जाना, उसको क्या बोल रहे हैं, ट्राइसोमी। हट जाना, मोनोसोमी, ठीक है। क्या, ऐसा कुछ होता ही नहीं है टेट्रासोमी। एनसीईआरटी में नहीं दिया है, मत पढ़ो।
जितना एनसीईआरटी में दिया उतना पढ़ो, ट्राइसोमी दिया है, मोनोसोमी दिया है, वो आपके लिए काफ़ी है, उससे बाहर टेट्रासोमी आएगा भी नहीं, ठीक है। जो एनसीईआरटी में दिया वो पढ़ो, क्योंकि मतलब नहीं है कुछ भी पढ़ने से। Respectively, such and situation lead to very serious consequence in the individual. Down syndrome, Turner syndrome, Klinefelter syndrome, common example of the chromosomal disorder. किसके एग्जाम्पल है ये सब? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। एनसीईआरटी से काफी अच्छे से अपन ने डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, और क्या था, ये तीन ही थे ना, ये तीनों काफी अच्छे से अपन ने पढ़ लिए है। अब अगर आप चाहते हो कि इसके अलावा भी कुछ डिसीज एक्स्ट्रा पढ़ाई जाए तो मैं कल पढ़ा दूंगा, नहीं पढ़ाई जाए तो नहीं पढ़ाऊंगा। नहीं, वो तो पढ़ेंगे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का बोल रहा हूँ मैं, जैसे टेट्रासोमी वगैरह की बात चल रही है, तो नहीं आएगा तो नहीं पढ़ेंगे, ठीक। और अगर एक्स्ट्रा पढ़ना हो तो पढ़ा दूंगा मैं। तो आगे समझ सबको? तो अब बाकी का कल करेंगे। कल अपन जो है मेंडेलियन डिसऑर्डर और ऑटोसोमल डिसऑर्डर को पढ़ लेंगे, कल चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो परसों सैटरडे है, तो सैटरडे को कुछ 50 क्वेश्चन क्लास में और 150 क्वेश्चन मंडे को आपको मिल जाएगी। हाँ, शीट 150 क्वेश्चन की शीट आपको मिल जाएगी इसी चैप्टर की, ठीक है। तो उसमें आप मेनली जो होगा वो